हे फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने जी को वेडिंग सेरेमनी में देखा था। एक्चुअली यहाँ हमें पता चलता है कि जी के पेरेंट्स ने उसके उस क्लाइंट के पेरेंट्स से मिलकर दोनों का शादी फिक्स कर दिया था और शादी के लिए शुभ मुहूर्त आज ही था, इसलिए जी को अचानक यहाँ उठा कर लाया गया। अब जी उनसे कहती है, आप लोगों ने इतना प्लानिंग करके ये सब करा, लेकिन आप लोगों ने मेन चीज तो किया ही नहीं। मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता कि मुझे शादी करना भी है या नहीं। और तभी उसके उस फॉर्च्यून टेलर का कॉल आता है, जहां वो बताती है कि आज तुम्हारा बैड लक एकदम पीक पर है और तुम्हें व्हाइट ड्रेस पहने इंसान ही बचा सकता है, इसलिए आज जो व्हाइट ड्रेस पहने हुए है उन्हीं के साथ रहो। अब वो सोचती है यहाँ से पहले बाहर कैसे निकले, क्योंकि यहाँ रहेगी तो उसका साइको फैमिली उसका शादी करा के ही छोड़ेगा। इसलिए वो वॉशरूम जाकर पहले उसके दोस्त को कॉल करती है। उससे कोई हेल्प नहीं मिलने पर वो नियंग को कॉल करके यहाँ आने कहती है, साथ ही उसे व्हाइट ड्रेस पहनकर आने कहती है। जब वो पहुंचता है तो वो किसी तरह बाथरूम की खिड़की से निकलकर नियंग के साथ भाग जाती है। इसके बाद वो हेल्प के लिए नियंग को थैंक यू कहती है और तभी मिक्स नियंग को मैसेज करता है कि वो अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। वो जल्दी से जी के साथ स्टूडियो पहुंचता है, जहां मिक्स लास्ट तक नोट से यही कह रहा था कि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस यही बोलना है कि वो चार्म को डेट कर रहा है। यहाँ जब नोट जी को देखता है तो उसे पूछता है कि तुम अचानक कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हारे लिए वरीड था। तो वो कहती है घर में कुछ काम पड़ गया था। फिर वो कहता है मैंने सोच लिया मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलना है। और हम समझ पाते हैं कि वो जी के लिए जो फील करता है वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाह रहा था। पर यहाँ तो उल्टा रिपोर्टर्स के थ्रू उसे ये पता चलता है कि आज जी का एक बिलियनियर से शादी हुआ, मतलब जी और उसका वो क्लाइंट। अब नोट को तो ये पता ही नहीं था कि जी के साथ क्या क्या हुआ और उसे शादी वाला न्यूज सच लगा, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस कर देता है कि वो चार्म को डेट कर रहा है। वह इधर ये सुनकर जी काफी उदास हो जाती है, जबकि मिक्स और चार्म इससे काफी खुश होते हैं। मिक्स इसी खुशी में सारे स्टाफ को पार्टी देता है, हालांकि इसे नियंग और नोट तो खुश नहीं दिखते हैं। यह मिक्स के स्टूडियो चार्म भी आती है और नोट को बताती है कि उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो नंबर 1 ट्रेंडिंग पर है। लेकिन उसका सैड सा चेहरा देखकर चार्म उससे पूछती है, क्या तुम हमारे डेटिंग के बारे पब्लिक करके गिल्ट फील कर रहे हो? पर नोट कहते हुए चला जाता है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। इसके बाद नियंग नोट से कहता है कि अब तो तुम पॉपुलर बनकर बहुत खुश होगे। तब नोट कहता है, मैं ये सब हमारे बैंड के लिए ही कर रहा हूँ और तुम ये मत सोचना कि बीच रास्ते में हमारा बैंड छोड़ दूंगा। वैसे भी मैं अपना नया गाना तैयार कर रहा हूँ। तब नियंग कहता है, और जी के बारे क्या कहना है? तो नोट कहता है, उसके लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है और वैसे भी उसने तो अब शादी कर लिया है। नियंग कहता है, नहीं, वो सब न्यूज बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, उसने शादी नहीं करा है। पर अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो उसे मैं अप्रोच करने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन, जी जॉब के लिए एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है, पर उसके खराब लक के कारण उसे वहाँ जॉब नहीं मिलता है। अब क्योंकि उसके बैड लक के कारण पहले वो जॉबलेस हुई, फिर होमलेस और अब होपलेस। वो मिक्स के पास जाती है और उससे कहती है कि अब उसका कंडीशन ऐसा हो गया है कि खाना खरीदने तक के पैसे नहीं है। मिक्स उस पर सिंपैथी दिखाता है और उसे जॉब पर रख लेता है, लेकिन 2 कंडीशन पर। वो पहला कंडीशन बताता है कि नोट के साथ दोबारा कोई अफवाह नहीं होना चाहिए और दूसरा कि तुम अब से अपने दोस्त को मेरे साथ ब्रेकअप करने के लिए भड़काओगी नहीं। इसके बाद मिक्स की कंडीशन को मानते हुए वो नोट को अब इग्नोर करने लगती है। साथ ही अपने दोस्त से कहती है कि कितना ही बार मिक्स ने तुम्हें रिजेक्ट किया है, पर तुम हमेशा उसे अप्रोच करने में लगी रहती थी, तो अब क्यों नहीं? तब उसकी दोस्त कहती है, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं कितना ही बार रिजेक्शन झेलती रहूंगी। नेक्स्ट सीन, जी नोट का शेड्यूल देखती है, जहाँ उसका आज एक मैगजीन इंटरव्यू था, पर वो तो अभी चार्म के साथ बाहर फोटोशूट पर बिजी था। ये बात कहने वो मिक्स के पास जाती है, जहाँ वो मिक्स को दूसरे स्टाफ के साथ फ्लर्टिंग करते हुए पाती है। नोट कहती है, तुम्हें शर्म आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे वजह से मेरी फ्रेंड प्रेग्नेंट है। तब मिक्स कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस जॉब से ना निकालूं तो अपना मुंह बंद रखना। अब बेचारी वो क्या ही कर सकती थी।
खैर वो नोट को कॉल करके उसके मैगजीन इंटरव्यू के बारे में बताना चाह रही थी, पर कॉल चार्म रिसीव करती है और उल्टा जी को ही सुनाने लगती है। इसके बाद काफी रात गए नोट स्टूडियो पहुंचता है और इंटरव्यू के बारे में पूछता है, जहां जी कहती है अब तुम आराम करो क्योंकि वैसे भी मैंने इंटरव्यू कैंसिल करा दिया है। अब क्योंकि नोट दिन भर का थका हारा था तो वो वहीं सो जाता है। हालांकि यहाँ जी उसे इग्नोर करके जाना चाहती थी पर उसे इग्नोर नहीं कर पाती है। फिर वो वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन उसकी मम्मी उसे कॉल करके बताती है कि उसके उस क्लाइंट ने उन्हें अपने घर से निकल जाने को कहा है। जी कहती है तो अब मैं क्या ही करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। तब उसकी मम्मी उसे सुनाने लगती है कि अगर तुम उसे शादी कर लेती तो ऐसा सिचुएशन आता ही नहीं। तभी वो जीडी और नियंग को बातें करता हुआ सुनती है। जीडी और नियंग इस बात से परेशान थे कि मिक सिर्फ नोट पर फोकस कर रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं एक दिन वो उन्हें डिसबैंड ना कर दे, और तभी उनका नजर जी पर जाता है। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि सब अपना फ्रस्ट्रेशन हटाने के लिए क्लब में होते हैं, जहां जीडी कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। नेक्स्ट दिन नियंग जीडी को टैक्सी में बैठाकर घर भेज देता है। इसके बाद वो नियंग से कहती है कि अगर सच में मिक्स ने तुम लोगों को डिसबैंड कर दिया तो तुम लोग क्या करने वाले हो, कैसा रहेगा, तुम लोग गिव अप नहीं करोगे और आगे बढ़ते रहोगे। तब नियंग कहता है अगर वैसा दिन आएगा भी तो हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन तुम हमेशा दूसरों के लिए फिक्र क्यों करती हो, ये अपने में अप्लाई क्यों नहीं करती। दूसरों के प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन है तुम्हारे पास पर अपने प्रॉब्लम्स के नहीं। और तब तक एक टैक्सी आ जाता है जहाँ जी कहती है तुम जाओ, मैं आज अपने पेरेंट्स के साथ रहूंगी। तब नियंग कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम नोट को देखते हैं जो अपना नया गाना लिखने का कोशिश कर रहा था, पर क्योंकि वो भी अपने करंट सिचुएशन से खुश नहीं था इसलिए उससे भी गाना नहीं लिखा जा रहा था। इसके बाद वो जी को याद करता है और उसके साथ बिताए मोमेंट्स को याद करके अब उसे अच्छा फील होता है और अब वो अपना गाना भी लिख पाता है। फिर कुछ सोचता है और जी को कॉल करता है, जहाँ वो देखता है कि जी तो उसके दरवाजे के बाहर ही है। जैसे ही वो गेट खोलता है जी कहने लगती है इस तरह तुम तीनों का बैंड खत्म नहीं हो सकता। हाँ मैं जानती हूँ तुम अब पॉपुलर हो गए हो, एक्टिंग के फील्ड में अपना करियर बना सकते हो, हजारों गर्ल्स को डेट कर सकते हो, पर इस तरह अपने फ्रेंड्स के ड्रीम को नहीं छोड़ सकते। नोट कहता है वेट, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अपना बैंड छोड़ूंगा और मेरे फ्रेंड्स का सपना म्यूजिक है तो मेरा भी सपना म्यूजिक ही है, इसलिए मैं किसी का सपना नहीं तोड़ने वाला। और वैसे भी मैंने अपना नेक्स्ट सॉन्ग तैयार कर लिया है। ये सुनकर जी काफी रिलैक्स फील करती है। नोट कहता है क्या इस बात से जीडी और नियंग भी परेशान है। तो वो कहती है नियंग तो उतना नहीं पर जीडी को ज्यादा ही परेशान है। तब नोट भरोसा दिलाता है कि वो अपना बैंड कभी नहीं छोड़ेगा। फिर उससे कहता है ये मैटर तो क्लियर हो गया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमें हमारे रिलेशनशिप को भी क्लियर करना चाहिए? क्या कोई और बात नहीं है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? तब जी कहती है मेरा शादी नहीं हुआ है, एक्चुअली घर वाले अरेंज मैरिज के लिए फोर्स कर रहे थे बट मैंने नहीं किया। तब नोट कहता है जानता हूँ। फिर वो कहता है मुझे भी वैसा अनाउंसमेंट के लिए फोर्स किया गया था, चार्म के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। फिर वो कहती है उस रात पार्टी में हम मिले थे, हमने ड्रिंक करा था। तब नोट कहता है हाँ, फिर मैंने तुम्हें अपना घर लाया। जी कहती है तो तुम्हें याद आ गया? तो वह कहता है याद तो नहीं, लेकिन मैं अपने फीलिंग्स को समझ पा रहा हूँ कि मेरे सपनों में आने वाली लड़की तुम ही हो। इसके बाद यहाँ जी ये भी बताती है कि उस रात में नाइट स्पेंड करने के बाद हमारा लक एक्सचेंज हो गया। फिर वो सारा किस्सा बताती है कि इसके बाद वो फॉर्चून टेलर से मिली, लक वापस करने के लिए उसके साथ क्लोज होने का कोशिश करी, बट इन द एंड वो सच में नोट से प्यार करने लग गई। ये सब नोट को काफी ड्रामेटिक लगता है, पर इस बात से वो खुश भी होता है कि जी भी उसके लिए वही फील करती है जो वो उसके लिए फील करता है। यहाँ वो जी को प्रपोज करता है और जी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी करती है। इसके बाद वे साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, ढेर सारा बातें करते हैं। फिर नोट उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ये सोचो कि तुम्हारा लक खराब चल रहा है। एक बार तुम्ही ने कहा था कि सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है अगर तुम ट्राई करते रहोगे, और इसलिए मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि तुम ये सोचो कि तुम लकी गर्ल हो। नोट के बातों से जी को काफी अच्छा फील होता है। अब दोनों आपस में काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं कि बीच में यहाँ चार्म नोट को कॉल कर देती है।
जी नोट से कहती है पहले तुम्हें चार्म से बात करना चाहिए, और नोट को भी लगता है कि उसके और जी के रिलेशन के बारे चार्म को बता देना चाहिए। इसलिए वह चार्म के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है, जहाँ चार्म कहती है कोई बात नहीं, तुम जी को डेट कर सकते हो, आफ्टर ऑल हमारा डेटिंग स्टोरी तो बस बिजनेस प्रॉफिट के लिए है। पर चार्म का मैनेजर कहता है क्या तुम सच में नोट को गिव अप कर रही हो, तो वह कहती है बिल्कुल नहीं। वहीं इसके बाद हम उन्हें उनके एक इवेंट में देखते हैं। इवेंट खत्म होने के बाद नोट जी को बताता है कि उसने चार्म से बात कर लिया है और चार्म को हमारे रिलेशनशिप को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, और मैं जल्द ही मीडिया में हमारे रिलेशनशिप के बारे में पब्लिक कर दूंगा, पर फिलहाल इसके लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। और उनका ये बातें नियंग सुन लेता है। अगले सीन नोट जी को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ रखता है। यहाँ जी उसे अपना घर जाने कहती है, पर वो ये कहते हुए उसके रूम घुस जाता है कि रात बहुत हो गया है तो वो यहीं नाइट स्पेंड करेगा। फिर जिससे फ्लर्टिंग करता है कि मुझे ये लक स्विच करने वाला स्टोरी पे बिलीव तो नहीं है, लेकिन ये मेथड काफी इंटरेस्टिंग है, तो क्यों ना अभी एक बार लक स्विच किया जाए। और फिर जी को अपने तरफ पुल करता है। जी कहती है अच्छा तो तुम एडवांटेज लेना चाहते हो, और तभी नोट को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, आगे का स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।